Hey, so hello everyone, this is C Akash Kandoy and let's continue with our amendment series जहाँ हमने इंडेस 12 तक कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडेस 16 दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस इंडेस में कोई भी कंसेप्ट का एडिशन नहीं है, सिर्फ दो क्वेश्चन का एडिशन है, बेसिक से क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट यू कैन से, बट येस इलस्ट्रेशन नंबर 27 इज गोइंग टू बी एलडीआर। डिफिकल्ट नहीं है बट अच्छा कंसेप्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मुझे डेफिनेटली डिस्कस करने का बहुत मन है बिकॉज ये एग्जाम में आ सकता है। मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा लेकिन मैं वर्किंग सारी नहीं बनाऊंगा। वर्किंग हम जो भी सोल्यूशन दिया गया मॉड्यूल के अंदर वही यूज करेंगे बिकॉज अगर मैं वर्किंग बनाने बैठूंगा तो वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वर्किंग बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपको देख के नहीं समझेगा, वरना मैं खुद बना देता हूँ उसको। राइट, तो हम उसमें थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे और आपको इजिली समझ जाएगा। राइट, चलो विल मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 27। क्या बोलता है ध्यान देना। एच लिमिटेड purchase an item of property plant and equipment costing 100 million which has a useful life of 10 years। very good, ठीक है। the entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation। ध्यान रखना, जब भी हम इंडिया 16 पढ़ते हैं तो इंडिया 16 में बोलता है कि डे वन पे पीपीई को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट पे क्या क्या आता है? परचेज प्राइस आता है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, एड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस एंड एड जो डीकमिशनिंग कॉस्ट या साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट रहेगा वो भी हमको ऐड करना पड़ता है। ये खर्चे को हम आज इंकर नहीं करने वाले, कुछ साल के बाद इंकर करते हैं ये डीकमिशनिंग के खर्चे को, बट कॉस्ट में तो आज ऐड करना है। तो आज जब ऐड करेंगे तो इसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में ऐड करेंगे बिकॉज ये खर्चा हम आज नहीं 10 साल के बाद या 20 साल के बाद इंकर करने वाले। तो जब आज ऐड करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करते हैं। राइट, तो ये बात का ध्यान रखना। तो अभी क्या बोलता है? द एंटिटी हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन estimated at rupees 5 million to be incurred at the end of 10th year। तो ये 5 मिलियन कब इंकर करना है? 10 साल के बाद इंकर करना है। द करंट मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट इज 8%। तो जब भी हम पीपी के कॉस्ट का बात करेंगे तो कॉस्ट में कितना ऐड करेंगे हम? 5 मिलियन पूरा ऐड करेंगे क्या? नहीं, 5 मिलियन को 10 साल से डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 8%। तो आप जब भी डिस्काउंट करेंगे जो भी एक्स अमाउंट आएगा उसको हम अपनी कॉस्ट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो डे वन पे जब आप पीपी रिकॉर्ड करोगे तो वो 100 मिलियन प्लस ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू आता है उसके ऊपर अपन रिकॉर्ड उसको कर लेंगे और डिप्रिशिएट ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कर लेंगे। उसके बाद एक खास बात, ये जो भी डीकमिशनिंग का अमाउंट आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अमाउंट पता है इट कम्स टू 2.32 बराबर। ये डीकमिशनिंग का अमाउंट हमने डे वन पे प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया है, लेकिन 10 साल के बाद इंकर तुमको कितना करना है? 5 मिलियन इंकर करना है बराबर। तो हम क्या करते हैं? एवरी ईयर एंड पे इसको हम अनवाइंड करते हुए चलते हैं। अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? इस पे जो भी जैसे जैसे कैश फ्लोज नजदीक आते हुए चलते वैसे वैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू होता हुआ चलता है, उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। बिकॉज हमने जो 5 मिलियन से 2.32 पे बुक किया है उसको, तो उसका अनवाइंडिंग हर साल होता हुआ चलेगा। तो अनवाइंडिंग का हम करते हुए चलते हैं एवरी ईयर एंड पे। अनवाइंडिंग के हम एंट्री क्या मारते हैं? हम अनवाइंडिंग के एंट्री मारेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट या डिस्काउंट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू जो भी आपने प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग वगैरह बुक किया है वो 2.32 के हिसाब से। सबको समझाए वाला पार्ट? ठीक है, बेसिक सा पार्ट है, ये ऑलरेडी सबको पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। द कंपनी फॉलोज एसएलएम मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। एच लिमिटेड फॉलोज द कॉस्ट मॉडल फॉर अकाउंटिंग ऑफ पीपी। वो कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी एंड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर व्हेन there is no change in the expected decommissioning expense, expected timing of incurring the decommissioning expense and or the discount rate। मतलब जो भी आपने डे वन पे एस्टिमेट किया है कि 5 मिलियन का 10 साल के बाद खर्चा होगा वही तुम्हारा 10 साल तक कंटिन्यू रहने वाला है, उसमें कोई भी एस्टिमेट में चेंज नहीं है और डिस्काउंट रेट भी आपका 8% ही रहने वाला है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अपना पहला केस। बी वाला केस बाद में पढ़ेंगे, सबको पहला वाला केस समझा गया? अच्छा ठीक है, मुझे अभी इतना कर ही रहे तो एक बात बता दो, जब हम डे वन पे एसेट को बुक करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? पीपीई अकाउंट डेबिट करेंगे बराबर। कितना? 100 पे बुक करेंगे क्या? नहीं, 102.32 पे बुक करेंगे। वो 2.32 था ना प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, उस पे बुक करेंगे। बट हमने डे वन पे कैश कितना पे किया है? कैश तो सिर्फ 100 मिलियंस पे किया है, तो रिमेनिंग क्या बुक करेंगे? टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग 2.32। ये हमने किस पे बुक किया? प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया। करेक्ट। उसके बाद ईयर एंड पे क्या करेंगे? सबसे पहले ईयर एंड पे तो डिप्रिशिएट करेंगे, तो डिप्रिशिएशन का एंट्री क्या पास करेंगे? डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट। वो 102.32 डिवाइड बाय 10 करके डिप्रिशिएशन आ जाएगा। उसके बाद ईयर के एंड पे हम अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि इसको प्रेजेंट वैल्यू पे बुक किया तो एवरी ईयर क्या करना पड़ेगा? अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या मारेंगे? इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। अमाउंट क्या रहेगा?
2.32 इंटू 8%, जो भी अमाउंट आएगा उतने से अपन क्या करेंगे, अनवाइंडिंग करेंगे। यही एंट्री, यही सेम एंट्री 10 साल तक रिपीट होते हुए चलेगी। सबको समझता है इतना वाला पार्ट? यही आपका पार्ट 1 का आंसर है, लेकिन उन्होंने पूरा टेबल वगैरह मांगा है, तो सोल्यूशन में देखो कैसे दिया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाला डीकमिशनिंग का, 2.32 आता है, कैसे आया, 5 डिवाइड बाय 1.08 रेज टू 10 करने का, बराबर। उसके बाद आप डे 1 पे कौन से वैल्यू पे बुक करोगे एसेट को, 102.32 पे बुक करोगे। तो उन्होंने क्या किया है, एक पूरा टेबल बना के दिया है कि हर साल डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो बोला हुआ एसएलएम फॉलो करेंगे 10 इयर्स का, तो कितना रहेगा, डिवाइड बाय 10 करो, हर साल डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। उसके बाद डीकमिशनिंग लायबिलिटी का अनवाइंडिंग का भी पूरा 10 साल का वर्किंग दिया गया, डे 1 पे इतने पे बुक करेंगे, फर्स्ट ईयर के एंड पे 8% अनवाइंडिंग करेंगे, क्लोजिंग इतना आ जाएगा, बराबर। उसके बाद अगले साल में जब अनवाइंडिंग करेंगे तो 2.32 पे नहीं, 2.32 प्लस फर्स्ट ईयर के अनवाइंडिंग के ऊपर, दैट इज 2.50 के ऊपर अनवाइंडिंग करेंगे। तो ऐसे करते करते जो डीकमिशनिंग आपने डे 1 पे 2.32 ऐड किया था, वो पूरे 10 साल के बाद 5 मिलियन हो जाता है। वो होना भी चाहिए, बिकॉज 10 साल के बाद 2.32 नहीं 5 मिलियन इंकर करना है। तो लेकिन फर्स्ट डे पे तो हम प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करते हैं, हर साल अनवाइंडिंग करते हुए चलते हैं, बराबर। तो जब टेबल बनाओगे तो अल्टीमेटली 2.32 10 साल के बाद 5 मिलियन हो जाता है। सबको समझता है वाला पार्ट? ये था आपका पार्ट 1 का आंसर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी यू कैन से, बट यस पार्ट 2 इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा तो मैं सिर्फ पार्ट 2 की वजह से डिस्कस कर रहा हूं, राइट। अब वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। वो बोलता है एट द एंड ऑफ ईयर 4, at the end of how many years, year 4, the entity expects that the estimated cash outflow on account of decommissioning and site restoration to be incurred at the end of useful life of the asset will be 8 million। इसका मतलब क्या हुआ, यहां आपके एस्टिमेट में चेंज हो गया। जहां आपको डे वन पे क्या लग रहा था, डे 1 पे लग रहा था कि मेरा डीकमिशनिंग का खर्चा होगा 5 मिलियन, तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाला और डे 1 पे 2.32 के कॉस्ट में ऐड कर दिया एसेट की कॉस्ट में। अब मुझे ईयर 4 के एंड पे मालूम पड़ा कि ये 5 मिलियन नहीं, कितना होने वाला है, 8 मिलियन होने वाला है, बराबर। कब मालूम पड़ा, ईयर 4 के एंड पे मालूम पड़ा। तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, एस्टिमेट में थोड़ा सा चेंज हो गया। तो उस केस में क्या करना होता है, सबसे पहली बात आपको इसको इंफॉर्मेशन कब मिला है, 4 साल के बाद मिला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी ये खर्चा तो मुझे कब इंकर करना है, 10 साल के बाद इंकर करना है, बट 4 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे इसका प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। कितने साल तक डिस्काउंट करेंगे इसको अपन सिर्फ 6 साल तक डिस्काउंट करेंगे। सर 10 साल तक क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 4 साल बीत चुके हैं, तो मैं 6 साल तक उसको डिस्काउंट करूंगा। मैं अमाउंट देख लेता हूं, अमाउंट कितना आता है मेरा, बराबर। मैंने इसको 4 साल तक क्या किया, डिस्काउंट किया, मेरा अमाउंट आ गया 5.04 मिलियंस। इसका मतलब वो बोलता है कि अगर हमको ये 8 मिलियन के बारे में सपोज ईयर 4 के एंड पे मालूम पड़ गया है, तो हमारे ईयर 4 के एंड पे हमारा डीकमिशनिंग का प्रोविजन का अमाउंट होना चाहिए 5.04 मिलियन, बराबर। क्योंकि अभी ये नई इंफॉर्मेशन आई है तो इसका इफेक्ट तो हमको देना पड़ेगा, बराबर। दिस इज द शुड बी वैल्यू एज पर द न्यू इंफॉर्मेशन, दिस इज द शुड बी वैल्यू। बट ईयर 4 के एंड पे एक्चुअल में कितना है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, अपन ने पार्ट 1 पे सॉल्व किया है कि हर साल डीकमिशनिंग कितना हो जाता। तो मैं देखता हूं यहां ईयर 4 के एंड पे क्लोजिंग बैलेंस इज 3.15, तो मैं बोलता हूं एक्चुअल में इट इज हाउ मच, इट इज 3.15 मिलियन। मतलब ये जो नया इंफॉर्मेशन आया है इसकी वजह से डीकमिशनिंग का खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो मैं बोलूंगा बढ़ रहा है। अब वो कितने से बढ़ रहा है तो हम कंप्यूट करेंगे, 5.04 माइनस 3.15, इट इज इक्वल टू 1.89 मिलियन, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज 1.89 मिलियन से हमको प्रोविजन को इंक्रीज करना है, तो इसका सेकंड इफेक्ट कहां दिया जाए, तो वो आइडियली अगर हम इंडिया 16 का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां बोलता है कि इसका ट्रीटमेंट विल डिपेंड कि असेट को हम कॉस्ट मॉडल पे कैरी करते हैं या रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी करते हैं। अगर हम असेट को कॉस्ट मॉडल पे कैरी करते हैं तो ऐसे फ्यूचर इंक्रीज डिक्रीज इन डीकमिशनिंग के प्रोविजन ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट। कहां से एडजस्ट करना है, एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट, मतलब ये जो भी इंक्रीज डिक्रीज है हम उसको कॉस्ट में एडजस्ट मारेंगे। और अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे कैरी होता तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज को हम रीवैल्यूएशन लॉस या रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट मारते, बराबर। रीवैल्यूएशन लॉस या रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट मारते। बट इस केस में तो क्वेश्चन में बोला गया है कि असेट कौन से मॉडल पे कैरी होता है, कॉस्ट मॉडल पे कैरी होता है, बराबर। तो उस केस में क्या करना है हमको, कॉस्ट से एडजस्ट करना। अब कॉस्ट से एडजस्ट कैसे करेंगे, मुझे बताओ डीकमिशनिंग का खर्चा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो मैं बोलूंगा बढ़ रहा है। तो मैं बोल दूंगा सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, कितने से बढ़ रहा है, 1.89 से बढ़ रहा है। प्लीज ये मत बोलना कि 5.04 से बढ़ रहा है, उतने से बढ़ नहीं रहा है, उतना होना चाहिए था।
बराबर ऑलरेडी कितना है 3.15 है, तो कितने से बढ़ रहा है 1.89 से बढ़ रहा है। और सेकंड इफेक्ट कहां देंगे, तो प्रोविजन क्या बोलता है, अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो असेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर देना, तो मैं बोल दूंगा पीपी अकाउंट डेबिट 1.89। इसका मतलब ईयर 4 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पे मैं एक ऐसी एंट्री पास करूंगा जहां मेरा डीकमिश्निंग का प्रोविजन भी इंक्रीज हो जाएगा और जहां मेरा पीपी का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे मेरा पीपी का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो मैं बोलूं फ्रॉम ईयर 5 टिल ईयर 10 मेरा डेप्रीसिएशन विल ऑल्सो चेंज। वाई इट विल चेंज, बिकॉज पहले मैं डेप्रीसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ये चार्ज कर रहा था कि अगर मेरा पीपी इतना होता तो डिवाइड बाय 10 करके हर साल डेप्रीसिएशन इतना आता, लेकिन जहां आपका 4 साल के बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी चेंज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है आइडियली, तो डेप्रीसिएशन भी थोड़ा थोड़ा रिमेनिंग ईयर्स में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये सबका हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देते। सबको समझा, क्लियर क्या है वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर हम सोल्यूशन पढ़ेंगे, देखो क्या बोलता है, चेंजेस टू द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड डीकमिशनिंग ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 4 वर्क्स आउट टू बी 5.04। वो कैसा है मैंने आपको बताया, एज अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ डीकमिशन जो कितना दिख रहा है 3.15, कितना से बड़ा 1.89 से बड़ा। कैसे एडजस्ट करेंगे, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। मैंने आपको एंट्री मार के बताया, एंट्री याद रखना सिंपल है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो 2 पहले प्रोविजन कर दो बिकॉज इंक्रीज करना है, सेकंड इफेक्ट दे दो पीपी में। सपोज फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा होता तो आप बोलते हैं प्रोविजन डेबिट और 2 पीपी कर देते। ये हम पीपी से एडजस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो कॉस्ट मॉडल पे कैरी हो रहा है। सबको समझा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 1.89 से हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, एंट्री भी इन्होंने मार के दिखाई है, वेरी गुड। उसके बाद फॉलोइंग टेबल शो द कंप्यूटेशंस फॉर ईयर 5 to 10। व्हाई, बिकॉज आपका पीपी का अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितने से बड़ा है पीपी का अमाउंट, 1.89 से बड़ा है। अच्छा ये 63.28 कैसे आया, देखो ना ईयर 4 के एंड पे पीपी का वैल्यू कितना था 61.39, इसमें प्लस कर देना 1.89 तो आपको आपका वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलता है वो 63.28। तो आपका फ्यूचर में 6 इयर्स का डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 63.28 डिवाइड बाय 6 इयर्स आपको ये डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। उसके अलावा भी डीकमिशनिंग आप रिवाइज्ड जो वैल्यू आया डीकमिशनिंग का उसके बेसिस पर अनवाइंडिंग करते हुए चलेंगे तो अल्टीमेटली वो कितना हो जाएगा, लास्ट में 10 साल के एंड पे 8 होना चाहिए। वाई, बिकॉज 4th ईयर के एंड पे अपना जो रिवाइज एस्टीमेट था डीकमिशनिंग का वो भी चेंज होके 8 हो गया था। सबको समझा ये वाला पार्ट, खत्म। तो ये वाला जो सोल्यूशन है एक बार प्लीज शांति से अभी वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप खुद से सॉल्व कर लो। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया बिकॉज कैलकुलेशन बहुत बेसिक है और मैं कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, स्पेशली ऐसे कैलकुलेशन में जो कि देख के इजीली समझ जाती है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस, यस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन 27। 28 आप होमवर्क में कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रीड करना आगे बढ़ जाना, राइट। इग्नोर मत करना, रीड करना प्लीज, ध्यान देना जो भी मैं होमवर्क में दे रहा हूं ऐसा नहीं कि छोड़ के चले गए उसको, प्लीज रीड कर लो उसको एक बार, सिंपल है इसलिए उसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं, राइट। सो वी आर डन विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज वेल। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 27 इज योर एलडीआर क्वेश्चन, राइट। चलो ठीक है, इतना आप कवर कर लो, फटाफट वीडियो पॉज कर लो, फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंड डेज। चलो सो नाउ विल स्टार्ट विथ इंडेस 19। इंडेस 19 में अगेन कोई भी कंसेप्ट का एडिशन नहीं है, क्वेश्चंस का एडिशन है। काफी सारे क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, क्लोज टू आई गेस 13-14 क्वेश्चंस ऐड हुए, बट आउट ऑफ देम ओनली 5 and 6 आर क्वेश्चंस व्हिच आर लिटिल ट्रिकी एंड लिटिल इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे क्वेश्चंस है वो, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, राइट। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आप फटाफट एक बार रीड कर लोगे तो आपके खुद से ही हो जाएगा, बट जो भी क्वेश्चन में अगर एक भी पॉइंट ऐसा है जो ट्रिकी है वो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मैं यहाँ डिस्कस करूँ, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं इंडेस 19 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 29 बेसिक क्वेश्चन है, घर पे एक बार रीड कर लेना है इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, ध्यान देना, रीड कर रहा हूँ। मिस्टर निरंजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड, कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वो ऐसी कंपनी के लिए काम करता है, पर्टिकुलर्स देखते हैं क्या बोलते हैं। ईयर 10, 11 एंड 11, 12, एनुअल सैलरी कितना है 30 lakhs, यहाँ भी 30 lakhs, ठीक है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर 300, 300। लीव्स अलाउड 10 लीव अलाउड है, यहाँ भी 10 लीव अलाउड है। लीव टेकन 7 दिन, मतलब उसने पहले वाले ईयर में कितनी लीव्स उसकी बच गई थी जो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता, दैट इज 3 days, बराबर। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर का बात करें तो लीव्स अलाउड कितनी थी, 10 अलाउड थी, लेकिन लिया कितना 13। कितना लीव्स लिया उसने 13। 1 सेकंड मैं जस्ट चेक कर लूं एक बार, रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, लीव्स लिया कितना उसने 13 लीव्स लिया। 3 दिन का एक्स्ट्रा लीव उसने लिया कैसे, उसने इसलिए लिया क्योंकि पिछले साल की 3 लीव उसके पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो करंट ईयर की 10 दिन की लीव और प्लस
3 साल की ऐसी ली जो पिछले साल से उसने कैरी फॉरवर्ड करके ये साल उसको यूटिलाइज कर ली, तो कहीं ना कहीं उसका लास्ट ईयर में बैलेंस कितना बच गया, nil। ठीक है, इसका मतलब ये जितनी भी 13 लीव्स थी ये उसकी पेड लीव्स थी, मतलब ये छुट्टी मारने से उसका कोई भी पैसा नहीं कटा। आइडियली 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी उसने ली है, लेकिन वो 3 दिन पिछले साल में उसने कम छुट्टी ली थी, इसलिए उसको उसका भी बेनिफिट अगले साल में मिल गया। ठीक है, देखते हैं आगे। Based on past experience, Infotech Limited assumes that Mr. Niranjan will avail the unutilized leaves of 3 days based of 10, 11 and 11, 12, जो कि अपने को clearly evident है। Infotech Limited contends that it will record, now this is important part, Infotech Limited contends that it will record 30 lakhs as employee benefit expense in each of the years 10, 11 and 11, 12, stating that the leaves will in any case be utilized by 11, 12। कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैं समझा दूं, इंड एस 19 का सबसे बेसिक फंडा है अक्रूवल कंसेप्ट, बराबर। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, जिस साल में तुमको पैसा मिला उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस साल में आपका पैसा अक्रू हुआ उससे फर्क पड़ता है। अब ध्यान से समझने का ट्राई करना इधर। सबसे पहली बात 10/11 में उसका पगार कितना था, 30 लैक्स, बराबर। वर्किंग डेज कितने थे, 300, तो उसका पर डे का पगार कितना हो गया, 10,000 पर डे का पगार हो गया, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, उसने करंट ईयर में, करंट ईयर मतलब 10-11 का बात कर रहा हूं पहले, उसने कितने दिन काम किया, उसने 300 दिन काम किया, यस 300 दिन तो काम किया सर, लेकिन ये 300 में से उसको कितने दिन की छुट्टी अलाउड थी, उसको 10 दिन की छुट्टी अलाउड थी, मतलब उसको आइडियली सिर्फ 290 दिन काम करना था। अगर वो 290 दिन काम करता तो भी उसको 30 लाख रुपया मिल जाता, बराबर। लेकिन उसने कितना दिन काम किया, उसने +3 293 डेज काम किया है। कैसे, क्योंकि 10 दिन की छुट्टी में से उसने सिर्फ 7 दिन की छुट्टी ली, तो उसने 293 डेज काम किए, बराबर। सबसे पहली चीज, इसका मतलब आइडियली ये 30 लाख पगार तुम्हारी 300 दिन की नहीं है, 30 लाख पगार तुम्हारी 290 दिन की है, बराबर। इसका मतलब आइडियली करंट ईयर में तुम्हारी भले ही पगार 30 लाख थी 290 दिन के लिए, लेकिन तुमने अर्न 3 दिन की एक्स्ट्रा पगार भी करंट ईयर में की है। एज एन एम्प्लॉय मैंने 3 दिन की एक्स्ट्रा पगार ये साल में अर्न कर ली है, जिसका बेनिफिट अगले साल मुझे मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 3 दिन जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है, आपने एज एन एम्प्लॉय एक्स्ट्रा कंपनी में सर्व किया है, ये एक्स्ट्रा सर्व करने का बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, बराबर। किस वे में बेनिफिट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, अगर आप नेक्स्ट ईयर 3 दिन कम भी काम करोगे अपार्ट फ्रॉम द 10 डेज लीव विच इज अलाउड, तो भी आपको पूरा 30 लाख मिलेगा। तो ये बात नहीं है कि आपको वो अगले साल आप लीव लोगे तो अगले साल बेनिफिट मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ये जो आपको पगार मिलती है छुट्टी मारने की नहीं मिलती, काम करने की मिलती है। तो ये जो 3 दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया है वो कौन से साल में किया है, करंट ईयर में किया है कि नेक्स्ट ईयर में किया है। मैं बोलता हूँ ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम एम्प्लॉय ने करंट ईयर में किया है, तो भले ही इस 3 दिन एक्स्ट्रा काम का बेनिफिट एम्प्लॉय को अगले साल मिलेगा, लेकिन मुझे बताओ एम्प्लॉय ने काम किस साल में किया, ये 3 दिन एक्स्ट्रा करंट ईयर में 10/11 में एक्स्ट्रा काम किया है, बराबर। तो एम्प्लॉय ने वो 3 दिन के ऊपर एक्स्ट्रा पगार कब अर्न किया है, करंट ईयर में किया है, बराबर। तो ध्यान से देखना वो क्या बोलता है। आइडियली क्वेश्चन ये था कि क्या वो 30 लाख हर साल बुक कर सकता था, आंसर इज नो। वो करंट ईयर में 10/11 में वो क्या बुक करेगा, 30 लाख तो बुक करेगा, प्लस 3 दिन की जो एक्स्ट्रा पगार है वो भी बुक करेगा। मतलब करंट ईयर में वो कितना सैलरी बुक करेगा, 30,30,000 बुक करेगा। अच्छा सर, लेकिन उसको हाथ में तो 30 लाख मिलने वाला है, तो वो एंट्री कैसे मारेगा, देखो एंट्री कैसे मारेगा, जर्नल एंट्री इन 10-11, वो बोलेगा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एंट्री मार रहे हैं, बाय द वे एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नहीं मार रहे। कंपनी कैसे एंट्री मारेगी, बोलेगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30 लैक्स, बराबर 30.3 लैक्स टू कैश बैंक, अज्यूम करते हैं कैश पे कर दिया, कितना कैश 30 लैक्स ही पे करेगा, रिमेनिंग जो भी लीव एनकैशमेंट वगैरह है जो उसको नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट 30,000 का मिल जाएगा। इन शॉर्ट प्रोविजन मारेगा वो, और कुछ नहीं मारेगा, बराबर। अब बात करते हैं 11-12 की। 11-12 में एम्प्लॉय को पैसा कितना मिलेगा, 30 लैक्स पूरा मिलेगा, बराबर। आइडियली ये 30 लैक्स 290 दिन का मिलता है, लेकिन 11-12 में तो उसने सिर्फ 287 डेज काम किया है, फिर भी उसको कितना मिलेगा, 30 लैक्स मिलेगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि उसने वो 3 दिन का पगार पिछले साल में कमा लिया था। तो 11-12 में पता है कैसी एंट्री मारेगा, 11-12 में बोलेगा भले ही मुझे कैश कितना मिलने वाला है, कैश पूरा 30 लाख मिलने वाला है, लेकिन करंट ईयर का पगार सिर्फ 29.7 लाख होना चाहिए था। ऐसा क्यों, बिकॉज आपने करंट ईयर में 3 दिन कम काम किया है। कहीं अगर आप वो 3 दिन पिछले साल में नहीं कमाते
तो करंट ईयर में आपको वो 3 दिन का पगार कट जाता आपका, बराबर। तो मिला तो 30 लाख है, एक्सपेंस कितना बुक करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट में 29.7 लाख। तो जो एक्स्ट्रा 30 उसको क्या करेंगे, वो जो अपन ने लास्ट ईयर में प्रोविजन क्रिएट किया था ना, उसको अपन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। सबको समझा ये वाला पार्ट, बस यही है इस सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब क्या, 30 लाख हर साल बुक करना चाहिए एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? द आंसर इज नो। भले ही 30 उसको कैश मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में 30 नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, कितना उसने ये साल में कमाया उसके बेसिस पे बुक करेंगे। तो देखो बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन मिस्टर निरंजन हैज वर्कड 6 डेज मोर, क्योंकि उसने 10-11 में 293 काम किया, 11-12 में उसने 287 डेज काम किया, तो यहाँ वर्किंग दिया गया है। इसका मतलब एक्सपेंस कैसे बुक करेंगे, 30,30,000 करंट ईयर में बुक करेंगे, 29.7 नेक्स्ट ईयर में बुक करेंगे। एंट्री देखो मैंने आपको मार के बताई है, वो सेम एंट्री हमारी हुई है। सबको समझता है क्या वाला पार्ट? इट इज वेरी सिंपल एंड लॉजिकल। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 30। एलडीआर मार्क कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन। और बोलता है अज्यूम सेम इंफॉर्मेशन एज इन इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 30 होना चाहिए, बराबर। Based on past experience, Infotech assumes that Mr. Niranjan will avail the unutilized leaves of 2 days of 2010 and 11 subsequently. अब वो देखना क्या बोलता है। आइडियली पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उसने 10-11 में 293 डेज काम किया, मतलब कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो ऑफिशियली 10-11-12 में वो 3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मार सकता था, बराबर। तो कंपनी क्या करती थी, कंपनी यही साल में वो 3 दिन की जो एक्स्ट्रा छुट्टी मारने वाला है उसका यही साल में वो खर्चा बुक कर दिया करती थी। 30.30 लाख के हिसाब से अपन खर्चा बुक कर दिया करते थे करंट ईयर में। लेकिन अब इस केस में जब हम 10-11 में खड़े हैं, तो कंपनी को लगता है कि भले ही उसने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन वो अगले साल सिर्फ 2 ही दिन छुट्टी मारेगा, अगले साल 3 दिन की छुट्टी नहीं मारेगा। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है ना। कोई कोई कंपनीज में ना एम्प्लॉय को इतने इजीली छुट्टी नहीं मिलती है, तो कंपनी को पता होता है कि वो इतना इजीली छुट्टी मार ही नहीं पाएगा। तो उस केस में कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि वो नेक्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ कितना छुट्टी मारेगा, 2 दिन की छुट्टी मारेगा। तो उस केस में जब कंपनी करंट ईयर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक करेगा, तो क्या अभी भी 30.30 लाख बुक करना चाहिए, या सिर्फ जितना कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में कंपनी को, या जितना कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में एम्प्लॉय छुट्टी मारेगा, उतने का ही करंट टाइम में प्रोविजन का खर्चा बुक करे? तो इस केस में इंड एस 19 बोलता है कि जितना आपका एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को कंसिडरेशन में लेकर हम प्रोविजन बुक करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, भले ही एम्प्लॉय ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, लेकिन एम्प्लॉय ये 3 दिन में से यूटिलाइज कितना कर पाएगा? कंपनी का एक्सपेक्टेशन है 2 ही दिन यूटिलाइज कर पाएगा, ऐसा कंपनी एक्सपेक्ट करता है। एक्चुअल में क्या होगा वो तो अगले साल मालूम पड़ेगा, लेकिन 10-11 का खर्चा तो यही साल बुक करना है ना। तो उस केस में हम जब खर्चा बुक करेंगे तो हम सिर्फ 2 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा बुक करेंगे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एंट्री कैसे मारेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30.20 लाख, मतलब 30,20,000 टू कैश बैंक 30 लाख और टू प्रोविजन, हमने प्रोविजन कितना बुक किया, सिर्फ और सिर्फ 20,000 का बुक किया। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? अब हुआ क्या, कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाउएवर इन 10-11 मिस्टर निरंजन अवेल्ड इन एक्चुअल ऑल 3 डेज ब्रॉड फॉरवर्ड लीड, मतलब अगले साल वो निरंजन भाई साहब ने क्या किया, भले ही कंपनी को एक्सपेक्टेड था कि वो 2 ही दिन यूज करेगा, लेकिन निरंजन भाई साहब ने क्या कर दिया, 3 दिन यूज कर लिया। अब ये तो एक्सपेक्टेशन में चेंज हो गया, और ये एक्सपेक्टेशन के चेंज के बारे में मालूम कब पड़ा, 10-11 में मालूम पड़ा, बराबर। तो इस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में कंपनी अगर एक्सपेक्टेशन में, एस्टिमेट में कुछ चेंज होता है, तो क्या इसका इफेक्ट अपन रेट्रोस्पेक्टिवली देते हैं या प्रोस्पेक्टिवली देते हैं? तो इसका इफेक्ट अपन प्रोस्पेक्टिवली ही देते हैं। इसका मतलब आइडियली 10-11 में कंपनी को खर्चा तो कितना बुक करना चाहिए था, 20.97, बराबर। कैश बैंक कितना देता वो, 30 लाख, और प्रोविजन कितने का रिवर्स करना चाहिए था, 30,000 का, प्रोवाइडेड पिछले साल में 30 का प्रोविजन क्रिएट किया होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल में अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि वो 2 ही दिन छुट्टी लेगा, तो अपन ने प्रोविजन भी सिर्फ 2 ही दिन की छुट्टी का क्रिएट किया था, बराबर। तो इस केस में जहां ऐसा हो जाता है, जहां अपना प्रीवियस एस्टीमेट जो था उसके बेसिस पर अपन ने खर्चा बुक किया लास्ट ईयर में, लेकिन करंट ईयर में वो एस्टीमेट चेंज हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा है जो हमको प्रीवियस ईयर में बुक करना चाहिए था,
जो भी हमारा 1 डे का एक्स्ट्रा खर्चा है जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर में बुक करना चाहिए था, वो क्या प्रीवियस ईयर में हमने बुक किया? द आंसर इज नो। तो कुछ नहीं कर सकते, करंट ईयर में बुक कर लेना। इसका मतलब करंट ईयर में आप कितना बुक करोगे? 29.8 लाख। प्रोविजन कितना रिवर्स करोगे? 20,000 और कैश बैंक कितना कर दोगे? 30 लाख। इसका आपको मैं समरी बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 का, ध्यान से भी सुनना, बराबर? नहीं समझा तो प्लीज ध्यान से सुनना। अभी सबसे पहली बात, जब आप करंट ईयर का बात करते हो, करंट ईयर में आप जब भी प्रोविजन क्रिएट करोगे, जो भी इंप्लॉय ने एक्सेस लीव लिया है वो प्रोविजन एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे क्रिएट करोगे, राइट? तो मेरा एक्सपेक्टेशन था, कंपनी का एक्सपेक्टेशन था कि वो 2 ही दिन एक्स्ट्रा छुट्टी लेगा, तो कंपनी ने प्रोविजन 2 ही दिन का छुट्टी का मारा, बराबर? उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर में जाकर वो इंप्लॉय एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेता है तो उस केस में क्या किया जाए? तो उस केस में कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करना, जितना भी प्रोविजन क्रिएट किया है उतना रिवर्स कर देना और बाकी का पूरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में डाल देना। क्यों ऐसा? आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए था कि हमको 29.7 लाख ही बुक करना चाहिए था। जो 3 दिन उसने यूटिलाइज किया है उसका हमको ये साल में पगार बुक नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले साल में हमने सिर्फ 2 ही दिन के छुट्टी के हिसाब से प्रोविजन क्रिएट किया है, तो कुछ नहीं कर सकते, हमको 29.8 ही बुक करना पड़ेगा, बिकॉज हमने प्रीवियस ईयर में बुक नहीं किया। क्या प्रीवियस ईयर का प्रोविजन जाके चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, पॉलिसी का चेंज नहीं, एस्टिमेट का चेंज है। एस्टिमेट का चेंज हमेशा प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होता है। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस, दिस इज डन। ये आपका सोल्यूशन, आप एक बार जस्ट रीड कर लेना इसको। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31। सबको इतना समझता है? यस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32। आ जाओ इधर। सबको समझा गया ये वाला पार्ट? यस, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया सब लोग को। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है, आइडियली मुझे फर्स्ट लेक्चर में बताना चाहिए था लेकिन अभी बता देता हूँ, किसी को कोई भी डाउट आता है तो मैं अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूँ, 9768251890। व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी करो। लेकिन अगर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह में बिजी रहूंगा तो मैं कॉल पिक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ, राइट? तो यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी रिलेटेड टू एनी डाउट्स। आप मेरे से पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली शायद आपको कोई डाउट्स आ सकते हैं। अगर डाउट्स आए तो आप डेफिनेटली इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देना। An entity has 100 employees who are entitled to 10 working days of paid sick leave for each year. Unused sick leave may be carry forward for 1 financial year. वो बोलते हैं कि 10 sick leave मिलता है, उसमें से वो जितनी भी अनयूज्ड सिक लीव है वो 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलता है? द सिक लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर्स एंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब लेट्स से आपके पास 10-11 में 10 छुट्टी थी, आपने कितनी ली? 8 ले ली, 2 बच गई। 11-12 में अगेन 10 छुट्टी थी, आपने सपोज 10 में से सिर्फ 11 छुट्टी अवेल करी, तो उस केस में हम ऐसा मानेंगे कि 11 में से 10 जो करंट ईयर में छुट्टी थी, आपने 11 छुट्टी जब ली तो 11 में से 10 तो आपने करंट ईयर से ली और फिर जो एक्स्ट्रा 1 ली वो आपने प्रीवियस ईयर से ली। मतलब जो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड है वो फॉलो करते। इतना डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना, बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। आगे क्या बोलता है? एट 31 मार्च 11 द एवरेज अनयूज्ड एंटाइटलमेंट इज 2 days पर एम्प्लॉय। मतलब ऑन एन एवरेज एम्प्लॉय 2 दिन की कम छुट्टी लेता है सिक लीव के केस में। वो 2 दिन की छुट्टी क्या कर सकता है? कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आगे, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ओनली 20% ऑफ द एम्प्लॉय विल यूज 1 day फ्रॉम देयर कैरी फॉरवर्ड लीव। द सैलरी पर डे इज 2500। इसका मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय 31 कंपनी 31 मार्च को एक्सपेक्ट करता है कि हर एम्प्लॉय की 2 दिन की छुट्टी बचेगी, हर एक एम्प्लॉय की। टोटल कितने एम्प्लॉय है? 100 एम्प्लॉय है, बराबर? लेकिन कंपनी एक्सपेक्ट क्या करता है? कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि इसमें से वो 100 में से सिर्फ 20% एम्प्लॉय छुट्टी यूज करेंगे, वो भी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी यूज करेंगे, बाकी अपने छुट्टी यूज ही नहीं कर पाएंगे। सबको समझा है वाला पार्ट? ठीक है। अब क्या बोलता है आगे देखना। कंप्यूट द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कंपेंसेट एक्सपेंसेस इफ दे आर अज्यूम टू बी, केस नंबर ए, वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेट एक्सपेंसेस। वेस्टेड का मतलब होता है कि आप इसको एनकैश करवा सकते हो, छुट्टी नहीं लिया तो एनकैश करवा लो। और सेकंड है नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेट एक्सपेंसेस, मतलब अगर छुट्टी नहीं लिया तो छुट्टी के बदले में सिर्फ छुट्टी ले सकते हो, इनकैश नहीं करवा सकते, बराबर? तो वेस्टेड वाले केस में भी पूछा है, नॉन वेस्टेड वाले केस में भी पूछा है। तो सिंपल सा लॉजिक है, वेस्टेड वाले केस में जहां इंप्लॉय इनकैश करवा सकता है तो सीधी सी बात है, जितने भी इंप्लॉयज अपनी छुट्टी नहीं ले पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे, वो क्या कर लेंगे? उसको इनकैश करवा लेंगे। मतलब अल्टीमेटली सारे इंप्लॉयज
सारे छुट्टी का बेनिफिट लेकर ही जाएंगे, वहां वो लॉजिक अप्लाई करेगा ही नहीं कि 20% अवेल करेंगे और 1 लीव ही अवेल करेंगे। वाई? बिकॉज जो रिमेनिंग परसेंट अवेल नहीं कर रहे वो अपना कैश ले जाएंगे ना उस बदले में। तो वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपेंसेट एब्सेंसेस के बारे में, आपका खर्चा प्रोविजन आप कैसे मारोगे? तो प्रोविजन मारोगे 100 इंप्लॉय इंटू कितने दिन है सबके पास, 2 दिन है। फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग अवेल करेंगे, बिकॉज यहाँ पैसा मिल रहा है, पैसा तो सबको ही अवेल करेगा। तो और पर डे का पैसा कितना है, 2500, आपको अमाउंट आ जाएगा कितना आपको प्रोविजन मारना है। सेकंड वाले केस में आप कैसे मारोगे, 100 इंप्लॉइज, यहाँ नॉन वेस्टेड है, मतलब यहाँ छुट्टी के बदले तो छुट्टी ले पाओगे। तो छुट्टी में क्या एक्सपेक्टेशन बोला है कि 20% लेंगे और सिर्फ एक ही दिन लेंगे, और उसका अपने को पर डे का पगार दिया हुआ है विच इज इक्वल टू ₹50,000। सबको समझता है ये वाला पार्ट? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना कुछ खास था नहीं। देखो इंप्लॉय बेनिफिट में एक चीज समझ के चलना हमेशा, करंट ईयर में जो भी इंप्लॉय छुट्टी कम लेता है, सपोज मेरे पास 20 छुट्टी है लेकिन मैंने सिर्फ 15 छुट्टी ली है करंट ईयर में, बराबर 20 छुट्टी है मैंने सिर्फ 15 ली है, तो मैंने 5 कम छुट्टी ली है। ये 5 कम छुट्टी का बेनिफिट भले ही मुझे मिलेगा अगले साल में, लेकिन ये 5 कम छुट्टी मुझे क्यों मिली है, मतलब ये 5 दिन का बेनिफिट मुझे क्यों मिला है, क्योंकि मैंने 5 दिन करंट ईयर में काम किया है, बराबर। तो कंपनी भले ही मुझे इसका पगार वगैरह बेनिफिट वगैरह बाद में देगा, लेकिन कंपनी इस 5 दिन का प्रोविजन आज ही मारेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ये एम्प्लॉय बेनिफिट वाले इंडेक्स में ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन में यही आने वाला है। जितनी भी छुट्टी है, जितनी भी छुट्टी है जो एम्प्लॉय कम अवेल करता है, मतलब 20 छुट्टी है 15 ही अवेल की, तो जो 5 छुट्टी है उसका प्रोविजन कंपनी को यही साल मारना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कभी ना कभी ये 5 छुट्टी बाद में यूटिलाइज करेगा। हाँ, जहां एम्प्लॉय को 5 छुट्टी बची है लेकिन कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि वो 3 ही यूज कर पाएगा, तो 3 का ही प्रोविजन मारेगा। जहां ऐसा बोला है कि अगर आप छुट्टी नहीं लोगे तो हम आपको इनकैश करवा देंगे, तो उस केस में एक्सपेक्टेशन का लॉजिक थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है, बिकॉज अगर कोई यूज नहीं कर पाया छुट्टी फ्यूचर में तो उसको एनकैशमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए जैसे पहले वाले केस में अपन ने पूरा पूरा क्या कर दिया, सारा खर्चा बुक कर दिया एज अ प्रोविजन। सबको समझता है वाला पार्ट? डन विद दिस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 32। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। एलडीआर क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन है। तो इंडेक्स 19 में ये मेरे ख्याल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बाकी मैंने कोई एलडीआर मार्क कराया है क्या? मेरे ख्याल से एलडीआर मार्क मैंने नहीं कराया, किया होगा तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट यस, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कर रहे हैं अपन, 33 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान देना क्या बोलता है। एसर लिमिटेड हैज हाउ मेनी एम्प्लॉइज, हैज 350 एम्प्लॉइज, सेम एज अ ईयर अगो। ठीक है, 32 पढ़ रहा, 30, हाँ 33 पढ़ रहा। द एवरेज स्टाफ अट्रीशन रेट ऑब्जर्व ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर रिप्रेजेंट 6% पर एनम। अब अट्रीशन रेट का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज हर साल 6% इंप्लॉय छोड़ के जाते हैं, और ऑब्वियसली अगर कोई इंप्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसके बदले में न्यू इंप्लॉयज हायर होते होंगे। इसका मतलब 350 इंप्लॉयज है तो हर साल 350 इंटू 6%, ये जितना भी नंबर आएगा इतने इंप्लॉयज छोड़ के भी जाते हैं और इतने इंप्लॉइज नए भी आते हैं, बिकॉज जो छोड़ के जाएंगे उनको रिप्लेस करने वाला भी आना चाहिए, बराबर। इसको बोलते हैं एट्रिशन रेट, 6% है पर एनम। एसर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज। एसर सारे एम्प्लॉइज को एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है। वो बेनिफिट क्या है, ध्यान से सुनना, पेड वेकेशन देता है वो। भाई ऐसी कंपनी सबकी होनी चाहिए। पेड वेकेशन कितना, 10 डेज पर ईयर, हर साल में आप 10 दिन की पेड छुट्टी पे जा सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ हायरिंग। इसका मतलब क्या होता है, अपना फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर लेट्स से 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक, बराबर। तो हर एम्प्लॉय को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी छुट्टी मिलेगी, 10 छुट्टी मिलेगी। सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूं जिसने ज्वाइन किया है 1 जुलाई 17 को, तो क्या मुझे भी पूरे 10 दिन की छुट्टी मिलेगी टिल फाइनेंशियल ईयर 18, या फिर मेरे को प्रोपोर्शनल छुट्टी मिलेगी? वो बोलता है फर्क नहीं पड़ता कब ज्वाइन किया है, हर साल में 10 छुट्टी मिलेगी। मतलब अगर मैंने साल के मिड में भी ज्वाइन किया है तो भी उस साल के लिए मुझे 10 छुट्टी एक्स्ट्रा मिलने वाली है घूमने के लिए। सबको समझता है? इसका मतलब ये होता है रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कंपेंसेशन फॉर पेड वेकेशन इज 100% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी एंड अनयूज्ड वेकेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। मतलब अगर ये साल आपने 10 दिन की छुट्टी नहीं ली तो आप अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आगे बात करते हैं। एज ऑन 31 मार्च 11, अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड वॉज 3 days per employee, average salary was 15,000 per day, and accrued expenses for unused vacation in 10-11 was 65 lakhs। आगे बढ़ते हैं।
ड्यूरिंग 11-12 employees took 9 days of vacation in average. Salary increase in 11-12 was 10%. How would Acer recognize liabilities and expenses for these benefits as of 31st March 2012? Pass the journal entry to show the accounting treatment. बराबर। अब हम समझने का ट्राई करते हैं यहाँ इनको चाहिए क्या। यहाँ बेसिकली इनको क्या चाहिए, 31 मार्च 12 को वो कितना लाइबिलिटी बुक करेगा और कितना एक्सपेंस बुक करेगा। बेसिकली ये जो भी अपने को पेड लीज वगैरह का बात चल रहा है उसके रिलेशन में हमको कितना प्रोविजन मार के चलना है फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या करना है अपने को इस केस में। एक सेकेंड ना, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ। हाँ हाँ, यहाँ ध्यान देना अभी इधर प्लीज। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 33। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहली बात एम्प्लॉयज कितने हैं, तो मैं बोलता हूं 350 एम्प्लॉयज है। बराबर, अपने को निकालना है लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस टू बी बुक्ड एज ऑन 31 मार्च 2012। बराबर, ये निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये लाइबिलिटी एक्सपेंस कितने लीव्स पे बुक करनी है, हमारा नंबर ऑफ लीव्स कितना होगा, बिकॉज उसी के बेसिस पे हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं साल के शुरुआत में 31/3/11 या 1/4/12 को टोटल कितनी लीव्स आउटस्टैंडिंग थी एम्प्लॉयज के पास। तो देखो अभी मैं वापस से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। पेड वेकेशन कितना मिलता है, 10 दिन का मिलता है, हर साल का मिलता है। कंपेंसेशन फॉर पेड वेकेशन इज 100% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी एंड अनयूज्ड वेकेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर। बराबर, एज ऑफ 31 मार्च 11, अब बोलता है एज ऑन 31 मार्च 11, क्या बोलता है वो आगे, अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड वाज 3 डेज पर एम्प्लॉय, मतलब इस दिन पे 3 डेज पर एम्प्लॉय ये अनयूज्ड लीव्स पड़ी थी और 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। एवरेज सैलरी वाज 15,000, ठीक है, एंड द एक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह दिया हुआ है। ड्यूरिंग 11-12 एम्प्लॉय टुक 9 डेज ऑफ वेकेशन, ठीक है। एक तो पिछले साल की 3 दिन पड़ी है, प्लस एम्प्लॉय को 11-12 में 10 दिन की एक्स्ट्रा मिली होगी छुट्टी। बराबर, क्योंकि हर साल की 10 दिन की मिलती है ना, तो टोटल लीव्स कितने एम्प्लॉयज के पास, 13। उसमें से एम्प्लॉयज ने यूटिलाइज कितनी कर ली, एम्प्लॉयज ने यूटिलाइज कर ली 9 डेज। तो टोटल एम्प्लॉय के पास छुट्टी कितनी बची, टोटल एम्प्लॉय के पास छुट्टी कितनी बची, 4 दिन की बची। सबको इतना समझता है क्या ये चीज, ये किस दिन पे बची है 4 दिन की छुट्टी, 31/3/12 को बची है। बराबर, अब ये तो हुई पर एम्प्लॉय, ये तो हुई पर एम्प्लॉय। बराबर, अब खत्म किया, ध्यान से देखना, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। लेकिन यहां आता है कैच, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, आप बोलोगे सर 350, नहीं 350 नहीं है। क्यों, क्योंकि हर साल 6% एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि पिछले साल ऐसे 6% एम्प्लॉय होंगे जिनके पास 3 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन करंट ईयर में तो वो छोड़ के चले गए। तो 31/3/12 को तो वो एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयमेंट में रहने वाले है ही नहीं। तो मैं बोलता हूं 350 एम्प्लॉयज माइनस 6% कर देना, तो मैं बोलता हूं टोटल कितना हो जाएगा, 350 माइनस 6%, तो टोटल कितने एम्प्लॉयज है, 329 एम्प्लॉयज। बराबर, तो टोटल छुट्टी कितनी हो गई, इंटू 4 विच गिव्स मी 1316। सबको समझा, प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने देखा कि साल के शुरुआत में कितनी कैरी फॉरवर्ड की थी लास्ट ईयर से ये साल में, करंट ईयर में कितनी, 10 एक्स्ट्रा कमाई। बराबर, यूटिलाइज कितनी की, 9, बची कितनी, 4 पर एम्प्लॉय ईयर एंड पे।
बराबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कैच ये है कि हर साल 6% एम्प्लॉयज रिप्लेस होते हैं। मतलब ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जिनके पास भले ही ये 3 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा पड़ी होगी, बट वो यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ये साल खत्म होने के पहले तो छोड़ के जा चुके रहेंगे। बराबर, तो ये कितनी लीव्स हो गई? 1316 लीव्स हो गई। उसके अलावा ऐसे भी कुछ इंप्लॉय हो गए, क्योंकि मैंने बोला ये 6% छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये 6% को कोई ना कोई रिप्लेस भी तो करता है ना, कोई ना कोई रिप्लेस भी तो करता है। तो अब मैं वो 6% इंप्लॉयज की बात करता हूं। मैं बोलूंगा 350 इंटू 6%, तो कितने होते हैं वो? दे आर 21 इंप्लॉयज, राइट। अब मैं इस 21 इंप्लॉय का बात करूंगा जो करंट ईयर में ज्वाइन किए। मुझे बताओ ये 21 इंप्लॉय ने करंट ईयर में ज्वाइन किया, इन्होंने कितनी छुट्टी कमाई? 10 दिन की छुट्टी कमाई। इन्होंने कितनी यूटिलाइज की? तो उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज हर इंप्लॉय 9 दिन की यूटिलाइज करता है। तो इन 21 इंप्लॉय के पास कितनी दिन की छुट्टी बची होगी? 1 दिन की छुट्टी बची होगी। सर इनके पास 4 दिन की क्यों नहीं बची होगी? क्योंकि ये तो वो इंप्लॉय है जिन्होंने करंट ईयर में ज्वाइन किया है, और जिन्होंने करंट ईयर में ज्वाइन किया है उनके पास कहां से प्रीवियस ईयर के 3 दिन वाली छुट्टी आ जाएगी ना, बिकॉज ये 3 दिन की तो छुट्टी उन इंप्लॉय के पास थी जो लास्ट ईयर भी काम कर रहे थे। ये 21 इंप्लॉय तो वो है जो करंट ईयर में ज्वाइन करके आए हैं, तो इनके पास तो वो छुट्टी हो ही नहीं सकती है। मतलब इन शॉर्ट, आउट ऑफ 350 इंप्लॉयज 6% निकाल दो, और वो 6% इंप्लॉयज निकालने के बाद जो इंप्लॉयज है वो ऐसे इंप्लॉयज जो लास्ट ईयर भी थे, ये साल भी थे, तो उनके पास 4 दिन की छुट्टी पड़ी है। और जो 6% इंप्लॉयज रिप्लेस हुए वो तो करंट ईयर में ज्वाइन हुए, तो उनके पास सिर्फ 1 दिन की छुट्टी पड़ी है। मतलब टोटल लीव्स इस केस में कितनी हो गई? मैं बोल दूंगा इंटू 21 इंप्लॉयज, विच इज 21 लीव्स। बराबर, तो 31 मार्च 12 को टोटल लीव्स का अगर हम बात करेंगे, टोटल लीव्स इट इज गोइंग टू बी 1316 प्लस 21 लीव्स, मतलब 1337 लीव्स। और हर एक लीव के ऊपर 1 दिन का पगार मिलता है, और पर डे का पगार मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच इज 15,000 पर डे। तो मैं बोलता हूं इंटू रुपीज 15,000, तो इंटू 15,000 विच गिव्स मी 15,000 ही है ना भाई? एक बार देख ले क्या 15,000 है कि नहीं। हाँ, 15,000 पर डे एंड अक्रूड एक्सपेंसेस। अच्छा, ध्यान देना एक और चीज, ये जो एवरेज सैलरी दिया हुआ 15,000, ये कब का दिया हुआ है? 31 मार्च 11 का दिया हुआ है, और ये भी बोला हुआ है कि हर साल सैलरी 10% से इंक्रीज होती है। तो करंट ईयर में इनका पगार कितना होगा? 15,000 होगा क्या? नहीं, करंट ईयर में होगा 16,500। कैसे आया वो? 15,000 प्लस 10% इंक्रीज। ये पार्ट को प्लीज एलडीआर मार्क कर देना, बिकॉज यहाँ काफी मिस्टेक होने का चांसेस होता है। तो 1337 इंटू आप बोलोगे 16,500 विच गिव्स मी 22,060,500। मतलब करंट ईयर का आपका जो भी प्रोविजन का अमाउंट है वो ये रहेगा, राइट। तो इसकी अभी एंट्री कैसे आएगी? सबसे पहली बात, 2 तरीके एंट्री पास करने के। एक तरीका तो ये है कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी कितना प्रोविजन था? 65 लाख का प्रोविजन था, तो मैं बोल दूं 31,311 में प्रोविजन वॉज 65 लैक्स, और 31,312 में प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 22,060,500। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ ये दोनों के डिफरेंस का एंट्री पास कर दो, डिफरेंस जो भी आएगा उतने से प्रोविजन को इंक्रीज कर दो। या फिर एक तरीका ये है कि आपने ये जो प्रोविजन बुक किया था इसको आप पहले रिवर्स कर दो, और फिर इसको आप अलग से सेपरेटली पूरा पूरा बुक कर दो, फुल बुक कर दो। बराबर, मॉड्यूल ए सेकंड वाला अप्रोच फॉलो करता है, जहां वो 65 लाख को रिवर्स करता है और बाकी पूरा पूरा बुक करता है। सबको समझाए वाला पार्ट ये था आपका सोल्यूशन। एक बार अपन सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे करता है। पेड वेकेशन, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अनयूज्ड इन मैन डेज एज ऑन 31 मार्च 12। 94% का कैलकुलेट करा, सबसे पहले कितना आता है? 1316 जो अपने को भी आया। उसके बाद जो न्यू कमर है 6%, वो सिर्फ ये साल थे, उनके पास पिछले साल की 3 दिन वाली छुट्टी नहीं होगी, तो कितना आ गया? 21। टोटल कितना आ गया? 1337। बराबर, उसके बाद सैलरी निकाली अपन ने, यहाँ अपन ने भूल गए थे, अपन ने 16,500 नहीं लिया था, तो 15,000 प्लस 10% करना मत भूलना। उसके बाद अपन निकालेंगे टोटल प्रोविजन कितना आता है
2,20,60,500, उसमें से प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी इतना था, तो इन्होंने क्या किया, पहले करंट ईयर का पूरा पूरा बुक किया है और लास्ट ईयर का आपने क्या किया, पहले रिवर्स करके सेटलमेंट उसका कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33 विच वाज एन एलडीआर क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। सबको समझा ये वाला पार्ट, डन विद दिस। उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 33, तो आप इसको होमवर्क में कर सकते हो। फर्क ये ऊपर छुट्टी का बात चल रहा था, वो पेड लीव्स का, यहाँ बोनस का बात चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 ऑल्सो यू कैन डू फॉर होमवर्क, वेरी सिंपल, नथिंग मच टू डू इन दिस, एंड सेम इज द केस फॉर 36। एक बार 36 अपन देख लेवे कैसा क्वेश्चन है। यस, 36 भी आप होमवर्क में करोगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 रीड करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखो क्या बोलता है, एसर लिमिटेड provides lump sum remuneration upon retirement to its employees. Remuneration is paid out of the fund to which Acer contributes 12% of annual gross salary। मतलब क्या करता है वो, रेम्यूनरेशन पे करता है लमसम, रिटायर जो भी होते हैं उनके एम्प्लॉयज को, और वो उस रेम्यूनरेशन कहां से पे करता है, फंड से पे करता है, और वो फंड में क्या करता है, हर साल 12% ऑफ एनुअल ग्रॉस सैलरी जमा करता है। ठीक है, वो बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेड ट्वाइस अ ईयर, एक तो नवंबर में ऑफ द रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर और दूसरा जून आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड। ठीक है, टोटल ग्रॉस सैलरीज फॉर 11-12 अमाउंटेड टू हाउ मच, 50 करोड़। बराबर 10-11 में कितना टोटल ग्रॉस सैलरी था, 50 करोड़। contribution made by Acer in November 20 was only 2.8 crores। बराबर, आइडियली कंट्रीब्यूशन कितना करना होता है, 12% करना होता है। मतलब अगर मैं 50 करोड़ का 12% निकालूंगा तो इट कम्स टू 6 करोड़। कंट्रीब्यूशन किया कितना, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.8 CR किया है। ठीक है, रेम्यूनरेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सर्विस एंड अमाउंट ऑफ कैश इन फंड रिटायरमेंट एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, काम का बात नहीं है। How should this transaction appear in the financial statement as on 31st March 11? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ध्यान देना। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कितना करना चाहिए था, तो आप बोलोगे 6 करोड़। बराबर, तो उस केस में हम बोलेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ तो 6 करोड़ जाना चाहिए था, बिकॉज अपन इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हर साल 12%। बट अपन ने कॉन्ट्रीब्यूट कितना किया है, तो हम बोलेंगे हमने पे आउट किया सिर्फ और सिर्फ 2.8 CR, इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट किया। कंपनी से बाहर पैसा क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया ना फंड में, तो बराबर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना बाकी है, तो हमारा हम बोलेंगे 3.2 कंट्रीब्यूट करना बाकी है। तो इसका आप क्या बना दो, पेबल क्रिएट कर दो, कंट्रीब्यूशन पेबल कंट्रीब्यूशन ईयर एंड पे। सबको समझा, बहुत सिंपल है। देखो यही है, एनुअल ग्रॉस सैलरी कितना 50 करोड़, टोटल कंट्रीब्यूशन 6 करोड़, मेड कितना 2.8 करोड़, अक्रूवल कितना हो गया 3.2, तो आपने एंट्री मार दी। सबको समझा गया ये चीज, खत्म। तो वो बोलता है कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 करोड़ विल बी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंट्रीब्यूशन पेएबल ऑफ 3.2 विल अपीयर एज अ लायबिलिटी एज ऑन 31st मार्च 11। बहुत सिंपल था, इतना कुछ खास था नहीं, बट फिर भी मैंने क्या कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया। 38 यू कैन डू फॉर होमवर्क, इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। गुड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। गुड क्वेश्चन भी नहीं, बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले वो बोलता है कि हाउ विल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ उद्योग लिमिटेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट्स। याद रखना, एज पर इंड AS 19 ये दोनों को हम नेट में रिकॉर्ड करते हैं। अगर ये लाइबिलिटी आपकी कितनी है 3500 और असेट आपका कितना है, असेट आपका है 3332, हम कभी भी दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते, नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। नेट में ज्यादा क्या है, नेट में ज्यादा लाइबिलिटी है, बराबर, तो हम नेट लाइबिलिटी बुक करेंगे इस केस में। देखो वो यही बोलता है कि जो भी डेफिसिट है, डेफिसिट टू बी ट्रीटेड एज नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज एज प्रोविजन इन द बैलेंस शीट। मतलब नेट करके आप दिखाओगे उसको। क्लियर ये चीज, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 40। प्लीज ध्यान रखना, मैं यहाँ ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, क्योंकि मैंने बताया मैं ऑलरेडी यहाँ सिर्फ एडिशनल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ ज्यादातर पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, प्रोविजंस में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, राइट। इसलिए मैं ऑलरेडी बोल चुका, मैं अज्यूम करके आप एक बार तो FR पढ़ के आए होगे, बिकॉज अगर मैं प्रोविजन डिस्कस करने बैठ जाऊंगा तो ये फिर अमेंडमेंट लेक्चर भी मेरे फुल कोर्स लेक्चर जितना बड़ा हो जाएगा, जो कि आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बिकॉज यहाँ इसका पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको इंड AS 19 पढ़ाऊँ, यहाँ मेरा पर्पस ये है कि जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस पर अगर मेरा हेल्प आपको मिल जाएगा तो आपके लिए वो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, राइट। वो बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ, मतलब लाइबिलिटी आपका कितना दिख रहा है 2750, असेट कितना है 2975। तो नेट में असेट ज्यादा है, तो कितने से ज्यादा है वो, तो हम बोलेंगे 2750 माइनस 2975 विच इज 225 से आपका असेट ज्यादा है। लेकिन एक कंसेप्ट होता है असेट सीलिंग का, जहां अगर असेट सीलिंग आपका 175 है तो ये जितना भी सरप्लस
225 या असेट सीलिंग विच एवर इज लोअर, उतना ही आप मैक्सिमम बुक कर सकते हो, राइट। लॉजिक वगैरह के आगे मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये असेट सीलिंग वाला कंसेप्ट सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब 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 नेट में आपका असेट ज्यादा है। जैसे ऊपर वाले केस में नेट में लाइबिलिटी ज्यादा थी, तो उस केस में असेट सीलिंग वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। असेट सीलिंग वाला कंसेप्ट तब एप्लीकेबल है जब नेट में प्लान असेट्स ज्यादा है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इधर पीवी ऑफ डीबीओ कितना दिया हुआ है 2750, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट्स 2975, आया 225, लेकिन असेट सीलिंग कितना है 175। तो उस केस में हम नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट से 175 का ही बुक कर सकते हैं। सबको समझता है ये वाला पार्ट? डन विद दिस क्वेश्चन। दिस वाज इलस्ट्रेशन नंबर 40, बराबर। उसके बाद 41, 42 एंड 43 यू कैन डू इट एज होमवर्क। बहुत सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो इस केस में अगर मैं इंडेक्स 19 का बात करूं, तो इंडेक्स 19 में अगर आपको जितना भी डिस्कशन किया उसमें से अगर कोई एलडीआर क्वेश्चन होगा तो आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 33 होगा। और 34 भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, वो तो मैंने आपको होमवर्क दिया बिकॉज ऑलरेडी 33 अपन कर चुके, तो बहुत सिमिलर लाइंस पे है, राइट। तो 33 वाला जो क्वेश्चन है प्लीज प्लीज अच्छे से करके उसको जाना। और एक ये भी क्वेश्चन जो हमने दो क्वेश्चन किए थे ना, एक तो क्वेश्चन नंबर 30 और एक क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ वो 3 दिन का एक्स्ट्रा काम किया तो छूट अपन उसका एक्सपेंस का बुक करेंगे, राइट। लॉजिक क्लियर है तो ऐसे 100 क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इट्स ऑल अबाउट क्लियरिंग योर लॉजिक्स, राइट। चलो ठीक है, सो वी आर डन विद दिस इंडेस। in this lecture we are done with Ind AS 16 and Ind AS 19. चलो, hope to see you soon in our next amendment session.